हेलो एवरीवन। आप लोगों में से कई लोग की डिमांड थी, किसी ने मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया था इस पेपर के लिए, लेकिन मैं करा नहीं पा रही थी क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या होता है ना, आराम से मिलते नहीं है, पेपर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर कहीं पे वेबसाइट पे भी दिए होते हैं तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, और सारे पेपर्स जो होते हैं वो वेबसाइट पे रहते भी नहीं है। तो बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये पेपर मिला है, क्योंकि आपकी डिमांड थी तो मुझे खोजना ही था कैसे न कैसे ये पेपर करके। और मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से कई लोग मुझे डिमांड कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर कराया जाए। और ये पेपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, आप देखेंगे वेबसाइट पे भी नहीं है, तो मिल नहीं रहा था, इस वजह से मुझे टाइम लग गया। लेकिन मैं अब क्योंकि मेरे पास पेपर आ चुका है और मैंने खोज निकाला है इसको, तो मैं आपको करा देती हूँ। ये पेपर मेरा जो है वो कहाँ का है आप समझ ही चुके हैं, उत्तराखंड का पेपर है। और उत्तराखंड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था वो वाला है, जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम ये हुआ था 2017 को, यानी 2017 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये वाला हम लोग पेपर करेंगे और इम्पोर्टेंट तो है ही। जिनकी डिमांड थी उनके लिए मैंने ये पूरा करने की कोशिश की, और कोई भी डिमांड आप लोग करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ जितना पॉसिबल है उसको पूरा किया जाए। तो आपकी डिमांड थी इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे दी है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इंग्लिश में पेपर मुझे मिला है, लेकिन मैं इसकी हिंदी बताऊंगी, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हिंदी बहुत आसान है। तो ये भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, जैसे आपने सेट में देखा होगा तो इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। डिफ़िकल्ट का मतलब ऐसा था कि वो नए नए लॉन्ग उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कॉन्सेप्ट है, बुक है, तो वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये सोच के परेशान मत होना कि इंग्लिश में है तो हम नहीं करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। और बल्कि आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मैं आपको हिंदी बताऊंगी आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो इंग्लिश में है, जैसे बुक्स है, कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम विच ईयर द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इज़ कंसीडर्ड इन इंडिया। तो कौन से ईयर में फॉर्मल डेवलपमेंट हुआ था, सोशोलॉजी का जो औपचारिक विकास हुआ था भारत में, वो किस वर्ष से माना जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत में, तो भारत में जो समाजशास्त्र का औपचारिक विकास हुआ वो कौन से ईयर से हुआ, 1919 से हुआ। ठीक है, मुंबई से। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु सेट सोशोलॉजिस्ट आर द प्रीस्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये किसने कहा है, जो समाजशास्त्री हैं वो आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो ये तो आपको पता ही है किसने कहा है, आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये कहा है। तो इस कोटेशन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ये जो कोटेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीजीटी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता रहा है। तो आपको कन्फ्यूज़न होता है वो दुर्खीम और कॉम्ट को लेकर होता है, मैक्स वेबर तो है नहीं। तो समाजशास्त्री को आधुनिक पुजारी के रूप में कहा है ऑगस्ट कॉम्ट ने। और ऑगस्ट कॉम्ट ने क्यों कहा है उनको पुजारी, क्योंकि जो ऑगस्ट कॉम्ट थे वो सोशियोलॉजी को एक ऐसे विज्ञान के रूप में बनाना चाहते थे जो थोड़ा सा रैशनल हो, यानी तर्कसंगत भविष्य की ओर ले जाना चाहते थे। तो उनके विचार में जो भी समाजशास्त्री हैं या जो भी अभ्यास करता है वो वैज्ञानिक पुजारी होंगे, जैसे कि साइंटिफिक प्रीस्ट की तरह वो उनको देखते थे। और वो कहते थे पुजारी इसलिए क्योंकि वो निर्देशित करेंगे कि समाज में कैसे क्या वैज्ञानिक नियम हो या क्या होना चाहिए जो हम इसको एक वैज्ञानिक या साइंस बना सकें। तो इसलिए वो इनको प्रीस्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहते थे, पुजारी कहते थे आधुनिक समाज के। और दुर्खीम को लेकर कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको देवता माना है। तो जब समाज को देवता की बात होगी तो वहाँ पे दुर्खीम हो जाएगा, लेकिन जो पुजारी की बात होगी तो कौन हो जाएगा,
जो प्रीस्ट होगा तो वहाँ पे कॉम्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि समाज के पुजारी मतलब पूजा करने वाला कौन है, कॉम्ट, और देवता कौन है, दुर्खिम। देखो मैं तो लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे भी लर्न होना चाहिए, ट्रिक आप कोई भी बनाओ, बाकी उसका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि दुर्खिम ने भी मॉडर्न सोशोलॉजी पे या मतलब उसको, इनको तो फादर भी, एकेडमिक फादर भी कहा जाता है, तो आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक में दुर्खिम भी आते हैं। लेकिन काम ये जो जो कोटेशन है वो कॉम्ट को ज़्यादा जाता है क्योंकि उन्होंने सोशल फैक्ट की बात करी और भी बहुत चीज़ों की बात करी। तो सोसाइटी को मेन मानेंगे दुर्खिम, और अगर हम पुजारी समझें तो क्योंकि भाई वो ऑगस्ट कॉम्ट फादर हैं तो उन्हीं को हम लोग पुजारी भी समझ लेते हैं। ऐसे करके इसको लर्न कर लेना है ताकि कोटेशन गलत ना हो, क्योंकि इसमें इन्हीं दोनों में लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है। सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन। ये किसने कहा है? तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कीवर्ड आपको इंग्लिश में अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन पूछा गया है, यानी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं जब स्वरूपों के अध्ययन होगी, फॉर्म्स के अध्ययन की बात होगी तो वो कोटेशन किसका होगा, ये मैंने आपको लर्न भी करवाया अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में, और कई बार ये आ भी चुकी है। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है तो ये बात कही है सिमल ने, तो जॉर्ज सिमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टॉनिज नेबरहुड इज आ, तो टॉनिज के अनुसार जो पड़ोस है वो क्या है? देखिए इंग्लिश बहुत आसान है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि और अच्छा लगेगा आपको इस पेपर को करके। तो पड़ोस को टॉनिज ने क्या माना है? तो पड़ोस को टॉनिज ने जो माना है वो, अब क्योंकि वो तो कम्युनिटी और एसोसिएशन की बात करते हैं, तो ऐसे तो हम पड़ोस को नॉर्मली देखेंगे तो प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने गेमेनसेफ और गेसेलसेफ्ट की बात की तो पड़ोस क्या हो जाएगा, वो गेमेनसेफ्ट में आ जाएगा। गेमेनसेफ्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी होता है, यानी समुदाय होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे पड़ोस तो आप प्राइमरी ग्रुप पे जाएंगे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि टॉनिज के अनुसार पूछ रहे हैं। तो टॉनिज ने किसकी बात की? गेमिन्सॉफ और गेसेल्सॉफ। अब पड़ोस किस में आएगा? वो गेमिन में आएगा। तो गेमिन का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। तो ऐसे आपको सवाल करने हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी सामाजिक जो संस्था है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ट्रेड यूनियन तो वैसे भी नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। तो जो मार्केट है वो इसलिए आंसर हो सकता है क्योंकि ये आर्थिक संस्था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मार्केट को रखा जाता है। तो बाजार भी एक आर्थिक संस्था है, इसलिए ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ बुक किसकी है? राधा कुमुद मुखर्जी नो, रामकृष्ण मुखर्जी नो, राम बहुजन नो, राधा कमल मुखर्जी की है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1949 को पब्लिश हुई। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। द स्टेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब स्टेट, राज्य किसका एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राज्य को एग्जाम्पल माना गया, प्राइमरी ग्रुप तो होगा नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं होगा। जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो एसोसिएशन और कम्युनिटी को लेके हो रहा है। वैसे तो राज्य को एक महासमिति माना है, मैकाइवर एवं पेज ने ग्रेट एसोसिएशन माना है, तो वो हो सकता था। लेकिन जो आयोग है तो आयोग ने कम्युनिटी इसका आंसर माना है। तो अब आयोग ने माना है, क्या सोच के माना है ये तो नहीं पता। अब क्योंकि ग्रेट एसोसिएशन भी नहीं लिखा है तो मे बी इस वजह से माना हो। तो स्टेट को इस आयोग ने जो माना वो कम्युनिटी का माना है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आंसर 2 सही है आयोग के अकॉर्डिंग। और इवन मैन इन सोसाइटी ऑक्यूपाइज अ नंबर ऑफ स्टेटस, डिफरेंट स्टेटस एसोसिएटेड विद सिंगल पर्सन आर नोन एज। तो इसका क्या मतलब है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती हैं, नंबर ऑफ स्टेटस होते हैं, और एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को, यानी डिफरेंट स्टेटस को जो एक व्यक्ति से जुड़ी हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो एक व्यक्ति है, इसकी बहुत सारी क्या है? डिफरेंट स्टेटस है, तो इसको हम कहेंगे स्टेटस सेट। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटस सेट। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस।
आप सभी को पता है किसने स्टेटस सेट और परिस्थिति परिस्थिति पुंज और परिस्थिति क्रम की बात की है? लिंटन नो, डेविस नो, मैकावरम पेज नो, आर के मार्टन ने इन तीनों की बात की, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु सेड प्राइमरी ग्रुप आर नेसेसरी ऑफ ह्यूमन नेचर? तो इसका क्या मतलब है? ये प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा है? तो मैंने आपको बताया था कोशिका और पोषिका में जब होगा तो क्या करेंगे, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे क्या है? पोषिका। अगर आपने हिंदी में लर्न किया है तो मैं आपको बता दूं पोषिका। प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा है? तो ये हो जाएंगे जॉनसन, स्पेंसर, सिमेल या फिर कूले। तो ये हो जाएंगे कूले और वैसे भी ऑप्शन में कॉन्ट है भी नहीं, तो कूले ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका कहा है। तो ये आपको याद रखना है। प्राइमरी ग्रुप आर नेसेसरी ऑफ ह्यूमन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप? तो प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल कौन नहीं, वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा नेबरहुड यानी पड़ोस, स्कूल और फ्रेंड सर्कल मित्र समूह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो सबको पता है, ये सारे प्राइमरी होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरी नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु गेव द आइडिया ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? तो अल्पतंत्र का लौह नियम, इसका मतलब क्या है? अल्पतंत्र का लौह नियम का विचार किसने दिया? तो आलमंड पावल, कार्ल मार्क्स, सी रैटमिस। तो इन लोगों ने नहीं दिया है, इसका विचार दिया है माइकल ने। और इनकी एक बुक आई थी 1911 में। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बुक का नाम था। ये तो पूछी भी जाती रही है। पॉलिटिकल पार्टीज बुक थी रॉबर्ट मिशन की। तो उसमें 1911 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने ये बात कही थी और उसमें उन्होंने बताया कि कितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो कितने भी डेमोक्रेटिक दिखाने का मतलब वो क्यों ना करे दिखावा कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बहुत हमें कोई भी इसमें वो नहीं होगा, जितने भी संगठन हैं, लेकिन वो सब क्या होता है कुलीन तंत्र में ही विकसित होते हैं, यानी ओलिगार्की में ही विकसित होते हैं, जहाँ एक छोटे से छोटा जो समूह होता है वो भी स्वार्थी समूह पर सत्ता काबिज करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी वो अथॉरिटी बनाए रखने की कोशिश करता है। तो क्या होता है ये, यही है द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लौह नियम। छोटे से छोटा भी जो समूह होता है वो भी कोशिश करता है कि वो अपनी जनता पे दबाव बनाए रखे। तो यहाँ पे 1911 में इनकी बुक भी लर्न कर लेना, पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बुक आई थी, जो कि मे भी पूछी जाए कहीं, वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है मॉर्गन्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद। तो मॉर्गन का नाम वैसे भी किससे जुड़ा है आपको पता ही है, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत या मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध या फिर एक्सटेंडेड यानी विस्तृत परिवार। तो मैंने सबकी हिंदी बता दी। पैट्रियार्कल आपको पता ही है, मैट्रियार्कल भी पता ही है, विस्तृत एक्सटेंडेड हो जाएगा। प्रिमिटिव प्रोमिस्कुलिटी जो है कुटी, उसका मतलब है आदिम मानव स्वच्छंद यौन सिद्धांत। तो मॉर्गन का बेसिकली जो नाम जुड़ा हुआ है वो पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के साथ इसमें माना गया है, क्योंकि इसमें ब्रिफार्ट और मैक्लेलन का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो मॉर्गन का जो नाम है वो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज इनटू पैट्रिलिनियन एंड मैट्रिलिनियन इज बेस्ड ऑन। तो परिवार का पितृवंशी और मातृवंशी वर्गीकरण जो है वो किस पे आधारित है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पैट्रिलिनियन एंड मैट्रिलिनियन। तो कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लीनियन है तो नीरज पे हो जाएगा, यानी वंश पर आधारित हो जाएगा। अथॉरिटी मतलब प्राधिकार, और सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, लीनेज मतलब वंश, और रेसिडेंस का तो निवास हो जाएगा। तो ये लीनेज हो जाएगा यानी वंश। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंशिएंट सोसाइटी? तो एंशिएंट सोसाइटी बुक किसकी है? बहुत अच्छे से पता है सभी को, और ये बुक है मॉर्गन की, 1877 में पब्लिश हुई थी। तो मॉर्गन की बुक है एंशिएंट सोसाइटी, बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन विच इज़ द लर्निंग ऑफ कल्चरली डिफाइंड जेंडर रोल्स। बहुत अच्छी डेफिनेशन है।
क्या कह रही है? लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। तो सांस्कृतिक रूप से जो लैंगिक भूमिकाएं हैं उसको हम सीखते हैं, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लर्न ये करना है। जेंडर सोशलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही सोशलाइजेशन का। इसमें हम सीखते क्या है? सांस्कृतिक रूप से लैंगिक भूमिकाओं को सीखते हैं, यानी जेंडर रोल्स को सीखते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? श्रीनिवास, वेबर, मजूमदार या हैसलिन। तो ये है पी ए हैसलिन की। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Who said mobility is possible by संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन द कास्ट सिस्टम? तो आंसर मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। नो, मोबिलिटी जो वो है गतिशीलता, वो किस में? जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के द्वारा गतिशीलता संभव है। ये किसने कहा है? ये आपको बताना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की बात किसने की? एम.एन. श्रीनिवास ने की। तो आंसर एम.एन. श्रीनिवास होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये देख के एम.एन. श्रीनिवास नहीं करना है, बल्कि ये कोटेशन है किसका? ये कोटेशन है एस.सी. दुबे का। तो उन्होंने इनके उसमें कहा है, जो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की बात श्रीनिवास ने की थी, उसके ही उसमें आगे उन्होंने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था, उसमें संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से जो गतिशीलता है, मोबिलिटी है, वो पॉसिबल है। तो ये भी कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। Who has given the functional theory of stratification? तो जो स्ट्रेटिफिकेशन की फंक्शनल थ्योरी किसने दी? स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया? ट्यूमन वेबर ने, गिडिंग्स ने, कार्ल मार्क्स ने या डेविस और मोर ने? तो ये तो डेविस और मोर एक ही साथ आते हैं, तो उन्होंने ही दिया है। What is the source of social change among the following? निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कौन से हैं? इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिफ्यूजन या सारे? तो ये सारे ही हैं। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, डिस्कवरी का मतलब खोज, और डिफ्यूजन का मतलब प्रसार। तो इन सभी से ही सोशल चेंज होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ चेंज दैट चेंज कम्स थ्रू रिवोल्यूशन इंडिकेट। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जिसमें परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, तो क्रांति के द्वारा परिवर्तन आता है, ये क्या बताता है आपको? इंडिकेट्स का मतलब चेंज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी प्रचलित संरचना में परिवर्तन। चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर, संपूर्ण संरचना का परिवर्तन। या फिर अ पार्शियल चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन। या फिर नॉमिनल चेंज ऑफ द सोशल एलिमेंट, यानी संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन। तो आपको भी समझ में आ गया होगा, जब क्रांति के द्वारा परिवर्तन आएगा तो ना में होगा, ना आंशिक होगा, ना थोड़ा बहुत होगा, बल्कि चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर हो जाएगा, संपूर्ण संरचना का परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पावर एलिट कॉन्सेप्ट किसका है? तो पावर एलिट कॉन्सेप्ट है सी राइट मिल्स का, और ये इन्होंने अपनी बुक कब दी थी? ये दी थी 1956 में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु गिव द कॉन्सेप्ट द ओरिजिन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक्स। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसने दिया है। इन द रेफरेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति। आप लिख लो चाहे तो, श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति सामाजिकरण के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? द ओरिजिन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक्स का मतलब है श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति। तो ये जो सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट दिया है, वो किसने दिया है? W.E. मोरे, मिलर जॉन, मैक्स वेबर या सोरोकिन? तो ये कॉन्सेप्ट है मिलर जॉन का। तो ऑप्शन जो वो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ईयर हो सकता है 1779, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्टेटस एंड पावर। देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल पूछा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्लास स्टेटस एंड पावर की किसने बात की, या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो अब ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा है? कॉन्सेप्ट। यहाँ भी कॉन्सेप्ट पूछ रहा था। कॉन्सेप्ट पूछता है या बुक पूछता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको बहुत आसान ये क्वेश्चन लग रहा होगा, क्लास स्टेटस एंड पावर
की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने, सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने, वेबलिन ने। तो इसमें तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल लोगे कि मैक्स वेबर का है। तो क्लास स्टेटस एंड पावर की कॉन्सेप्ट किसने दी? मैक्स वेबर ने। लेकिन क्लास स्टेटस एंड पावर अगर पूछ ले बुक किसकी है, तो थोड़ा सा आप सोचने लगोगे कि क्लास स्टेटस पावर मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट था कि बुक थी? तो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पूछा क्या था? कॉन्सेप्ट। तो आपका आंसर सही हो गया, मैक्स वेबर। लेकिन अगर पूछेगा बुक, तो ये एक एडिटेड बुक है इसी नाम से, क्लास स्टेटस एंड पावर। और वो किसकी बुक है? वो है बेंडिक्स एंड लिपसेट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर बुक पूछेगा तो वो किसकी है? बेंडिक एंड लिपसेट की है, जो कि 1953 में पब्लिश हुई है। और ये एक एडिटेड बुक है। और एडिटेड बुक में उन्होंने, जो ये मैक्स वेबर थे, उनके जो भी एसेस थे, जो भी राइटिंग्स थी क्लास स्टेटस एंड पावर पे, उन सभी को एक संग्रहित करके या कलेक्शन ऑफ एसे कह सकते हैं, इस बुक में पब्लिश किया है, जो कि पब्लिश हुई है क्लास स्टेटस एंड पावर के नाम से। तो अगर वेबर नहीं रहेगा तो आप देख लेना वहाँ पे ऑप्शन बेंडिक्स और लिपसेट भी सही हो सकता है। और बुक तो इनकी ही है, इन्होंने ही एडिट की है। दूसरा अगर बात होगी यहाँ पे कास्ट, क्लास एंड आपका पावर, तो रहेगा ही रहेगा। तो कास्ट, क्लास एंड पावर होगा। अगर यहाँ पे कास्ट आ जाएगा पहले ही तो क्या हो जाएगा? ये तो आपको पता ही है, आप साथ ही में पढ़ते हो। तो ये हो जाएगा बेटे का, कास्ट, क्लास एंड पावर। और ये बुक इनकी कब पब्लिश हुई? 1965 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने सोचा कि आपको एक ही पास बता दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैक्स वेबर ने। एडिटेड बुक किसकी है? लिपसेट एंड बेंडिक्स की, जो कि पब्लिश हुई 1953 को। और कास्ट, क्लास एंड पावर बुक किसकी? आंद्रे बेत्ते की। कब पब्लिश हुई? 1965 को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक तो सभी को पता है दुर्खीम की, इसमें क्या बताना है। नेक्स्ट है हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो जब यहाँ पे बात हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी संज्ञानात्मक विकास की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में ही बता रखा है कि जब इन टर्म्स को इंग्लिश में ही देखें आप। हालांकि मैं हिंदी तो बता रही हूँ ज्ञानात्मक विकास, लेकिन सोशलाइजेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करता है? डेविस, कूले, दुर्खीम या पियाजे। तो करते हैं पियाजे। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी सामाजिक संरचना और संरचनात्मक स्वरूप। संरचनात्मक स्वरूप में किसने विभेद बताया? तो अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, सामाजिक संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में जो डिफरेंस बताया है वो हिमांशु प्रसाद, नाडल, एडमंड लीच या फिर ब्राउन। तो वो बताया है ब्राउन ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड स्ट्रक्चर एज अ मॉडल। तो स्ट्रक्चर यानी संरचना को एक मॉडल के रूप में किसने देखा है? सामाजिक जो संरचना है उसको सामाजिक विश्व का मॉडल या मॉडल किसने बताया है? ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड नॉट अ रियलिटी अमंग स्ट्रक्चरलिस्ट। तो सामाजिक संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं बताया है। तो रियलिटी नहीं बताया है बल्कि मॉडल। तो बहुत कॉमन है, स्ट्रक्चर को मॉडल किसने बताया है? लेमैर्ट, मार्क्स या फिर फ्रॉइड। ये सब तो इधर है ही नहीं, तो लेवी स्ट्रॉस ने ही संरचना को एक मॉडल बताया है। Nadal's conception of social structure is based on 3 criteria: representativeness of social phenomena, desirability of the social phenomena and तीसरा उन्होंने क्या बताया है? ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद से यहाँ पूछा गया और कहीं नहीं आया। तो इसमें है स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी स्थिर संतुलन, मूविंग इक्विलिब्रियम यानी जो स्थिर चलायमान संतुलन, या फिर स्टैटिक फोर्स स्थिर दबाव, या मूविंग फोर्स चलायमान दबाव। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने फोर्स की बात करी या इक्विलिब्रियम की बात करी। तो ये फोर्स वाले तो इधर नहीं, फोर्स की बात वो
करते हैं या नहीं, आपको ये देखना है। तो यहाँ पे 2 फोर्स वाले हैं और 2 इक्विलिब्रियम के। इसके क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि क्या हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पे कुछ माना, कहीं कहीं पे कुछ माना। पर हम उत्तराखंड का आयोग के अगर देखें तो उन्होंने इसका जो आंसर माना है वो इधर नहीं है, फोर्स में नहीं, इक्विलिब्रियम में माना है, और वो है मूविंग इक्विलिब्रियम यानी चलायमान संतुलन। स्टैटिक्स जो इक्विलिब्रियम है उसका मतलब है स्थिर संतुलन, स्टैटिक फोर्स का मतलब है स्थिर दबाव, और मूविंग इक्विलिब्रियम का मतलब है चलायमान संतुलन, और मूविंग फोर्स का मतलब है चलायमान दबाव। तो इधर दबाव की बात नहीं करें, उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात करी और उसमें मूविंग यानी चलायमान संतुलन की बात की। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, पर आयोग का आंसर यही अकॉर्डिंग यही आंसर है। नेक्स्ट हमारा मैचिंग वाला है, तो हम लोग देख लेते हैं मैच करके। सोशल स्ट्रक्चर इज अ मॉडल बिहाइंड रियलिटी। अभी मैंने बताया था मॉडल की बात किसने करी, लेवी स्ट्रॉस। सोशल स्ट्रक्चर इज अ रियलिटी इटसेल्फ। अब रियलिटी किसने माना है, आपको ये भी यहीं पे पता चल रहा है, तो ये भी आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें क्या कह रहा था, रियलिटी नहीं है। अगर रियलिटी है तो कौन होगा, तो हो जाएगा आपका नेडल। नेक्स्ट है अ सोशल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सोशल एक्शन। तो सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है, ये किसने बोला है, ऐसा तो पार्सन्स ही बोलते हैं। और फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन विच अ पार्शियल एक्टिविटी मेक्स टू द टोटल एक्टिविटी। तो प्रकार आंशिक गतिविधि का ऐसा योगदान है जो संपूर्ण गतिविधि को देता है। तो आंशिक गतिविधि का योगदान होता है फंक्शन, एक आंशिक गतिविधि होती है और वो संपूर्ण गतिविधि को योगदान देता है। तो ये किसने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं 1 में 2 और 1 में 2 है 2 में, फिर 2 में है 3, 2 में 3 और किसी में नहीं, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनल इम्परेटिव्स ऑफ पार्सन्स। तो पार्सन्स ने जो प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं बताई हैं यानी फंक्शनल इम्परेटिव्स, तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, AGIL बताया है, और इसमें से कौन कौन सी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन तो है नहीं, गोल अटेनमेंट है यानी गोल ओरिएंटेशन है, I से इंटीग्रेशन तो दिख नहीं रहा है, वो नहीं है, और L से लेटेंसी दिख रहा है। तो ये 2 हैं, 2 नहीं दे रखा है उन्होंने, A और I को नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे G और L को दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अल्टरनेटिव। अभी मैंने जल्दी में ही आपको बताया था कि जब फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की बात होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पार्सन्स नहीं होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे क्या होगा, मर्टन, क्योंकि वो अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं कि आप ये चूज़ करो या ये चूज़ करो। लेकिन जो पार्सन्स है, तो पार्सन्स ने वहाँ पे प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताओं फंक्शनल इम्परेटिव्स की बात की है। Who regards divine as functional of for society। तो मतलब किसने डेवियंस को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है, डेवियंस एज फंक्शनल फॉर सोसाइटी। तो ये किसने माना है, तो इसमें देखो दुर्खीम और मर्टन दोनों का ही नाम रहता है डेवियंस, एनोमी या विचलन जो भी आए, पर यहाँ पे जो डेवियंस को फंक्शनल माना है तो वो माना है मर्टन ने। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एटिक और एमिक सभी को पता है कॉन्सेप्ट किसका है, किसने दिया है, केनेथ पाइक ने दिया। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सिंपल है, तो आपको भी करने में अच्छा लग रहा होगा आई थिंक। सिंबॉलिक इंटरेक्शन एम्फेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन किस पे जोर देता है, कल्चर संस्कृत पर, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर व्यवहार के बाह्य निर्धारकों पर, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सोसाइटी समाज की संरचनात्मक इकाइयों पे, या द सब्जेक्टिव प्रोसेस व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पे। एब्सोल्युटली जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है वो व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पे जोर देता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर वेवर ऑल ह्यूमन एक्शंस आर डायरेक्टेड बाय। वेबर के अकॉर्डिंग जो समस्त मानव क्रियाएं हैं वो निर्देशित होती हैं किसके द्वारा, ह्यूमन एक्शंस किसके द्वारा होते हैं, एन इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, रैशनैलिटी तार्किकता के द्वारा, मीनिंग एंड मोटिव्स अर्थ और प्रेरक के द्वारा, ये सोसाइटी समाज के द्वारा। तो वेबर ने मीनिंग एंड मोटिव्स की बात करिए, साध्य और साधन की वो बात करते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। Pareto identifies alternative possibilities of the subjective and objective dimensions in the relation to and। तो जो पेरेटो हैं उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों को वैकल्पिक संभावनाएं जो हैं उनको किसके संदर्भ के रूप में वो किया है,
किसके संदर्भ के रूप में बताया है, ये आपको बताना है। तो रोल एंड वैल्यू भूमिका और मूल्य, एथिक्स एंड राइट नैतिकता और अधिकार, मीन्स एंड एंड्स यानी साधन और साध्य, एंड्स एंड वैल्यूज यानी साध्य और मूल। तो उन्होंने मीन्स एंड एंड्स के रूप में इसको संदर्भित किया है, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों को। द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर अर्ना ऑफ द स्ट्रगल वॉज गिवन, बहुत फेमस कोटेशन है। संगठन संघर्ष की रणभूमि है या अखाड़े हैं, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, ये किसने बोला है? तो ये बोला है कॉलिंग्स ने, मार्क्स ने, कोजर ने या वेबर ने? तो कॉलिंग्स ने बोला है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। द जस्ट हिस्टोरिकल एक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज, तो इसका क्या मतलब है? मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक प्रक्रिया, हिस्टोरिकल एक्ट मतलब उचित ऐतिहासिक क्रिया क्या है? प्रोडक्शन फॉर मैटरनल लाइफ, भौतिक जीवन के लिए उत्पादन, यूनिटी एकता, क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष, फैमिलियर विद ईच अदर यानी आपसी पहचान के लिए। तो प्रोडक्शन फॉर मैटरनल लाइफ यानी भौतिक जीवन के लिए उत्पादन ही उचित ऐतिहासिक प्रक्रिया है मार्क्स के अनुसार। Consciousness of its own and because of its only consciousness realize its unity and enter into conflict. The statement of Marx comes under, तो statement है क्या पहले ये समझ लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है स्वचेतना और केवल चेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। ये कोटेशन किस कथन के अंतर्गत आएगा या क्या दिखाता है? तो यहाँ पे मैंने बताया कॉन्शियसनेस के कारण ही संघर्ष की शुरुआत होती है। अगर हम ये शॉर्टकट में समझें कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसे समझें तो आपको कैसे समझ में आएगा? ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कॉन्शियसनेस की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। तो ये किसके अंदर आएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा। एलिनेशन से कोई मतलब नहीं, सोशल एंसेंबल से कोई मतलब नहीं है, इंसेंबल से कोई मतलब नहीं है, डायलेक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से मतलब है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि उसी से शुरुआत होता है सामाजिक संघर्ष से। जब वो अपने अधिकारों के बारे में जान जाते हैं, उनमें चेतना आ जाती है और उनको समझ में आता है मेरे साथ गलत हो रहा है, तब वो अपनी बात उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो सामाजिक संघर्ष होता है, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट बुक जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी लेटेस्ट ही, मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट बुक किसकी है? ये बुक है कोजर या रेमंड एरा की। इसमें ही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सोशोलॉजिकल थॉट मेन हम लोग याद कर लेते हैं, आगे नहीं देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो मेन करेंट्स लिखा होगा अगर सोशोलॉजिकल थॉट में, तो आपका आंसर हो जाएगा रेमंड एरा। और रेमंड एरा की ये जो बुक है वो बुक पब्लिश हुई थी 1965 में। इसी के साथ साथ मैंने दूसरी आपको एक बुक बताई थी, उसमें क्या था? मास्टर्स ऑफ, और आगे क्या था? सोशोलॉजिकल थॉट। मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कोजर हो जाएगा। और ये वाली बुक कब आई है? 1971 में आई है। इसी के साथ साथ कोजर की एक और बुक थी जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैन ऑफ आइडियाज़। ये वाली बुक कब आई थी? 1965 को। ईयर्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट भी 1965 में है, मैन ऑफ आइडियाज़ भी 65 में है, पर मैन ऑफ आइडियाज़ है कोजर की, मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट है कोजर की, मेन करेंट्स अगर होगा तो रेमंड एरा की हो जाएगी। अब मैन हो या मास्टर हो तो मैन ही तो मास्टर बनेगा, तो ये जो कोजर हैं इन मैन को मास्टर बना दो सोशोलॉजिकल थॉट का, तो आपको कोजर को याद रखना है, मैन और मास्टर थे कोजर। और अगर इधर कुछ भी आएगा सोशोलॉजिकल थॉट में तो रेमंड एरा रहेगा। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैन मास्टर कौन है? कोजर, याद रखना है। नेक्स्ट है रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बताई है जीडीपी, और 2 मिनट जिस्ट में हमने आपको बता भी रखा है इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि मैं आपको ट्रिक यहाँ पे भी रिवाइज करा दे रही हूँ। जीडीपी का मतलब है जनरल टू पर्टिकुलर, इसके बीच में क्या आ रहा है?
डी, और डी से क्या होता है डिडक्टिव, यानी डिडक्शन हो जाएगा। तो आंसर मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ में हम इंडक्शन यानी इसकी भी ट्रिक बता दें तो हमने आपको लखनऊ का पीजीआई हॉस्पिटल बताया था, यानी पर्टिकुलर टू जनरल जाएगा तो क्या हो जाएगा इंडक्टिव हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक आपको याद रखनी है, या दो क्या आप एक ही याद रखो, पीजीआई हॉस्पिटल याद रखो या जीडीपी, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लो आप। तो उसमें उसका दूसरा अपोजिट कर देना। तो अगर आप पीजीआई याद रखोगे तो पर्टिकुलर जनरल क्या हो जाएगा इंडक्टिव, इसका अपोजिट जाएगा तो डिडक्टिव। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे 2 मिनट जिस्ट को देखते रहें, तो वो आपको बहुत आसान करेगा। वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग, नो कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा ये तो हो गया। हु रोट द बुक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, ये तो बहुत पूछी जाती है यूजीसी नेट में, और उसमें भी मैचिंग में सब में आती ही रहती है। तो मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च होगा तो कौन होगा, बेली केनेथ। अगर मेथड्स इन सोशल रिसर्च होगा तो कौन होगा, गुडे एंड हार्ट। और कन्फ्यूज़न भी यही होता है। तो एक वर्ड का बस एक प्रीपोजिशन का वो है कि केवल चेंज, अगर इन होगा तो गुडे एंड हार्ट, और अगर ऑफ होगा तो बेली केनेथ। अब मैं बता दूं इनका मतलब होता है में, तो अगर दो लोग होंगे तो आपस में बात करेंगे, ऑफ का मतलब होता है का। तो अगर एक होगा तो वहाँ पे एक अकेले बेली केनेथ रहेंगे। अब तो नहीं भूलेंगे ना, तो भाई ऐसी ऐसी ट्रिक बना के आप याद करो। कंपटीशन इतना टफ है तो याद करना पड़ेगा। और ये बुक तो सबको याद ही होगी क्योंकि बहुत आती, पर फिर भी जो जो ट्रिक्स मैंने अपने टाइम पे बनाई थी वो मुझे याद आ जाती है तो मैं बता देती हूँ। Who gave this definition? बहुत अच्छी definition है। Social research is the systematic method of discovering new facts or verifying old fact। मैंने इन दो वर्ड को हाईलाइट किया, आपको बस ये दो शब्द याद रखने हैं, डेफिनेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। Their sequence, their relationships, causal explanation and the natural laws with विच गवर्न्स देम। अब आपको ये पूरी डेफिनेशन में क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होना चाहिए। आपको लर्न करना है कि किसने कहा। तो मैंने दो कीवर्ड हाईलाइट किए यहाँ पे, न्यू फैक्ट्स और ओल्ड फैक्ट्स। अगर बात हो रही होगी नए तथ्यों और पुराने तथ्यों, यानी नए तथ्यों को खोजेगा और पुराने तथ्यों का सत्यापन भी करेगा। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं किसी भी डेफिनेशन में, मतलब नया और पुराना दोनों की बात हो रही है, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नई चीज़ मिल गई तो हम पुराने को भूल जाएंगे। नहीं भाई, आपको भूलना नहीं है पुरानी चीज़ को, उसको भी लेके चलना है, सत्यापित करना है। क्या पता पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी हो, चीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी पुराना वाला अच्छा हो तो आपको नए को पाकर भूलना नहीं है, उसको क्या करना है, सत्यापित करना है। उसको देखते रहो, चेक करते रहो, क्या पता वेरीफाई कर लो, मैच कर लो, कुछ दिन बाद आपको पुरानी वाली चीज़ अच्छी लगने लगे। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, कहानी आपको याद हो, और कुछ भी मतलब नहीं है इसके पीछे। तो ये वाली जो डेफिनेशन है जिसमें नए और पुराने को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। तो हमारे जो पीवी यंग है वो भी भाई पुराने हैं, तो उनको आपको भूलना नहीं है। काफ़ी कुछ काम किया है रिसर्च में, उनकी कितनी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, कितनी बुक्स पूछी जाती है, तो हम कैसे भूल सकते हैं उनको। तो आपको भी पुराने तथ्यों को भूलना नहीं है, उनको वेरीफाई करने है। साथ ही साथ में पुराने पर्सन्स को कभी नहीं भूलना है, कुछ ना कुछ उन्होंने आपके साथ किया होता है। तो पीवी यंग आंसर हो गया ख़त्म। कहानी इसलिए बताई कि केवल नए तथ्यों की अगर बात होगी, एक डेफिनेशन आती है जिसमें नए तथ्यों की बात होती है, पुराने तथ्य नहीं होते, तो उसमें आंसर होता है मोजर। तो आपको कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। अगर केवल नया लेके चलेंगे तो मोजर लगाना है, नया और पुराना दोनों लेके चलेंगे तो अपने पीवी यंग लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण क्या करता है। तो क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, अनुसंधान यंत्रों का चयन। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन होता है वो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स होता है, कि हम क्या क्या लेंगे अनुसंधान संचालन की प्रोसेस में। जब उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करते हैं तो यही अनुसंधान यंत्रों का चयन इसमें हेल्प होती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच सैम्पल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेटा एंड द सैम्पल इज टेकन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेटा। मतलब हम किसी भी सैंपल को कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद जो हम सैंपल लेते हैं वो डिफरेंट किसी भी एक स्टेटा से ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पर्पजिव। नो, पर्पजिव तो है ही नहीं। एक्सीडेंटल तो हम अपने सुविधा के अचानक से जो आके मिलते हैं उनसे हो जाता है। कोटा और स्ट्रेटिफाइड में कन्फ्यूज़न
क्वेश्चन हो सकता है। कोटा में भी लगभग ऐसे ही कई पार्ट में डिवाइड करके लेते हैं और स्ट्रेटिफाइड में भी। तो स्ट्रेटिफाइड में जो हम किसी भी उसमें पार्ट से लेते हैं तो उसमें हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। उनको ये भी एक चीज़ यहाँ पे लिखनी चाहिए थी कि डिफरेंट पार्ट में बांट के फिर हम किसी एक पार्ट से रैंडमली ले लेते हैं। ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन फिर भी इसका आंसर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगा। जब हम किसी भी सैंपल को डिफरेंट जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांट देते हैं, फिर सैंपल का चुनाव विभिन्न स्तरों में से कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत 100 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 50 ही हम लोग आज करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म ही होने वाला है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। एनालॉगीज आर द सोर्स ऑफ एनालॉगीज, यानी सादृश्यता किसका सोर्स है, पता ही होगा, डेटा का नहीं, कॉन्सेप्ट का नहीं, वेरिएबल का नहीं, हाइपोथेसिस का सोर्स है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड बुक आर कार्ड, जो प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित आंकड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सभी को पता है, वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाता है। फैक्ट इज एम्पिरिकली वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। ये किसने कहा है, तो फैक्ट इज एम्पिरिकली वेरीफेबल ऑब्जर्वेशन, तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, ये कहा है गुडे एंड हार्ट ने। तो ये भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि जो तथ्य है वो क्या है, अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। तो गुडे ने कोई ऐसी बात नहीं कह दी, उनके अनुभव से प्रमाणित है, ठीक है। तो भाई अब ऐसे रन करो आप। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, कंटेंट एनालिसिस। तो एक तो मैंने हाईलाइट कर दिया, कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। कंटेंट एनालिसिस की डेफिनेशन में नाम किसका सबसे पहले आता है, आप वही बस देख लो, आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक बार समझा देते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। तो कंटेंट एनालिसिस यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी टेक्निक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती। कंटेंट एनालिसिस का जहाँ नाम दिखे सबसे पहले देखो, बेरेंसन तो नहीं, अगर बेरेंसन है तो बस उसी को टिक कर दो, बाकी आगे तो बाद में देखना। और भी हैं इसमें जो लोग हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेरेंसन की ही डेफिनेशन है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन यानी प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा होता है, तो प्रसरण का जो सबसे अच्छा माप होता है वो क्या होता है, मीन डेविएशन, औसत विचलन, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन, पूर्ण गुणनफलन विधि इसको बोलते हैं, रेंज, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो just a minute, which is considered to be the best measure of dispersion, प्रसरण को का सबसे अच्छा माप कौन सा है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो मीन डेविएशन मतलब औसत विचलन, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन जिसको मैंने बताया चतुर्थांश विचलन हो जाएगा। चतुर्थांश अजीब अजीब हिंदी है तो मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाती, चतुर्थांश विचलन है इसकी हिंदी। अब क्वार्टाइल डेविएशन ही याद करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेंज मतलब विस्तार, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन। तो ये है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ही देखना। तो डिस्पर्शन का हम लोग देख रहे हैं। तो डिस्पर्शन का जो सबसे अच्छा माप है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे सिंपल, और फालतू के उस बकवास में नहीं पढ़ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका माप है, डिस्पर्शन का सबसे अच्छा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चंस ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों करना था, तो इस वजह से। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।